गुड मॉर्निंग बच्चों। आर के केमिस्ट्री क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का केमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी सॉल्यूशन चैप्टर को देख रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक उसका इंट्रोडक्शन देखा है, इक्विवेलेंट वेट देख लिया है, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन देखा है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर मोल फ्रैक्शन के बारे में कि सर 2 कंपोनेंट का तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका बता दिए, अगर 3 रहेगा तो कैसे निकलेगा, 4 रहेगा तो कैसे निकलेगा। देखिए, हमने जो एग्ज़ाम्पल दिया था आपको 25% वाटर, 25% इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड वाला, वहाँ तो 3 कंपोनेंट था। मान लीजिए कि कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें ए बी सी 3 कंपोनेंट है और अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कि ए का नंबर ऑफ मोल्स n है, n1 है, बी का n2 है और सी का n3 है। क्लियर है? तो अगर मोल फ्रैक्शन आपको निकालना हो, तो बड़ा सिंपल है। हमने बताया था आपको कि इसमें कुछ करना नहीं है आपको। देखिए क्या है कि जिसका निकालना हो, मान लीजिए कि इसमें हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं और ए का निकालना है, तो जिसका निकालना है वो ऊपर ले लीजिए। अब बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर लीजिए, n1 प्लस n2 प्लस n3 हो गया। अगर आपको b का निकालना है तो n2 बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 हो गया। अगर आपको c का निकालना है तो n3 बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 हो गया। तो किसी का भी आप निकाल सकते। देखिए, आप क्या करें कि कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखने का कोशिश कीजिए। डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में 2 3 4 बार। समझिए कि यही पढ़ाई है भी आपकी। बाकी के कामों से मोबाइल को फ्री कीजिए और पढ़ने का काम कीजिए। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम ऑन टाइम होना है। जो थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो जाए वो एक अलग बात है, बट टाइम पे ही एग्ज़ाम होगा और सिलेबस भी कम नहीं किया जाएगा। इसका भी इंफॉर्मेशन मिल चुका है आपको। सिलेबस कम होगा नहीं, एग्ज़ाम टाइम पे होगा। और आप अभी तक सोए हुए हैं सब लोग। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि सर लोग वीडियो बना करके डाल रहे हैं। क्या फ़ायदा है डालने का अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो? सिर्फ वीडियो को 1 बार पलट के देख लीजिएगा चला करके मोबाइल में, उससे काम नहीं चलेगा। मैंने फर्स्ट डे बताया आपको कि सबसे पहला काम ये करें आप कि एक कॉपी लें, फिज़िकल के लिए अलग कॉपी बनाएं, ऑर्गेनिक के लिए अलग कॉपी बनाएं, इनऑर्गेनिक के लिए अलग कॉपी बनाएं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो बताए हैं वो काम आपको करना है अलग कॉपी में। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का सॉलिड स्टेट है हो चुका है, उसको देखते चलना है। सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है हम लोगों का। सॉल्यूशन में हम लोग काफ़ी दूर तक जा चुके हैं। आप वीडियो देखें, उसको अच्छे से पढ़ें, जहाँ दिक्कत लगे वहाँ व्हाट्सएप कर दें, फ़ोन करके पूछ लें। जब तक कि आप नहीं लगेंगे हम लोग कुछ भी कर लेंगे, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ना है। ये जान लें कि ये आपका क्लासरूम है और एकदम क्लासरूम के तरह से ही हम लोग उसको देख रहे हैं, उसको कर रहे हैं, उसको अपना तरीक़ा है उस हिसाब से बताया जा रहा है। यहाँ कोई हम लोगों को डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना है, नहीं बना रहे हैं कि आप हमको देखिए और हम आपको अपने आप को दिखाएं। सिर्फ एक मजबूरी है, जिस मजबूरी के तहत हम लोग वीडियो को बना रहे हैं
कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। वक्त कम है, आप घर बैठे हैं, तो उस वक्त का, उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन आप कर सकें। काइंडली आज से आप लोग, जो लोग नहीं बना रहे हैं वीडियो, अपना वर्क घर का नहीं कर रहे हैं, आप एक कॉपी लें, उसमें सॉल्यूशन को जैसे बताया गया है लाइन बाय लाइन लिखिए और उसको आप घर में पढ़िए। उसमें दिक्कत लगे फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ये आपका काम है। NCERT बुक के जो सवाल हैं जिससे रिलेटेड है उसको देखते चलिए। नहीं लगता है आप हमको क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिए, हम बना करके भेजेंगे आपको। क्योंकि सारे सवाल को क्लासरूम में डिस्कस करना, वीडियो पे बना करके डालना संभव नहीं है। हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करवा दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको दे दे रहे हैं। बाकी का जो भी प्रॉब्लम है आप उसको व्हाट्सएप और इससे देखिए। फिर उसके बाद जब हम लोग खुलता है, जुलाई में खुले, अगस्त में खुले, जब भी खुलता है, फिर हम लोग उसको आगे कंटिन्यू देखेंगे। जहाँ जो प्रॉब्लम होगा उसको देख लिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग घर में काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, फ़ोन कर रहे हैं कि सर क्या करें, कैसे पढ़ें, कब से क्लास खुलेगा, ये सब बातें बंद कीजिए। क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे जब घर में बैठ करके मोबाइल देख करके पढ़ सकते हैं, तो आप तो अक्लमंद हैं, बड़े हैं, जी-होश हैं। आप लोगों से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप लोग बच्चों जैसी बातें करें। घर में बैठ करके अच्छे से पढ़िए, वीडियो देखना बंद कीजिए, है ना। पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखिए, ज़्यादा इधर उधर दिमाग को दौड़ाइए नहीं। एग्ज़ाम करीब है। क्लास 12 वालों के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके पास टाइम बहुत कम है। अब देखिए हम लोग अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। क्या पढ़ना है हम लोगों को? अगला जो टॉपिक हम लोगों का है वो है हम लोगों का वेपर प्रेशर। देखिए, डालिए हेडिंग वेपर प्रेशर। VP से डिनोट करते हैं इसको आप। देखिए एक चीज़, वेपर प्रेशर को समझने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि इवेपोरेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, फिर हम लोग वेपर प्रेशर को समझ सकेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इवेपोरेशन क्या होता है। आप देखते हैं बारिश होती है बहुत तेज़ और आधे घंटे 1 घंटे में सारा का सारा पानी साफ़ हो जाता है। जहाँ वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है वो तो एक अलग मामला है। फिर आप देखते हैं कि एक गिलास में आप पानी ले लीजिए, दूसरे गिलास में अल्कोहल डाल लीजिए। आप देखेंगे कि अल्कोहल ख़त्म हो गया, उड़ गया, लेकिन पानी जैसे था वैसे है। अगर आप पेट्रोल और अल्कोहल को देखेंगे तो पेट्रोल जल्दी उड़ जाएगा, अल्कोहल देर से उड़ेगा। तो ये क्या हो जा रहा है? ये सब का सब इवेपोरेट कर जा रहा है। मतलब ये हुआ कि स्कैपिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट्स सरफेस, स्कैपिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको नोट कर लीजिएगा। स्कैपिंग ऑफ लिक्विड, escaping of liquid from its surface is called evaporation। आ रही बात समझ में? जैसे आप देख लीजिए कि अगर कोई कंटेनर है, और कंटेनर में आपने क्या किया हुआ है, किसी भी लिक्विड को रखा है। देखिए तो लिक्विड क्या करेगा, यहाँ से इवेपोरेट करेगा, वेपोराइज करेगा। कहाँ से करेगा भाई? तो डेफिनेटली अपर सरफेस से करेगा। जब भी भागेगा, जब भी उड़ेगा, स्कैपिंग होगा लिक्विड का, तो कहाँ से होगा? अपर सरफेस से होगा। तो स्कैपिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब सवाल ये है कि इवेपोरेशन क्या जिस कंटेनर में आपने रखा हुआ है कंटेनर के सरफेस एरिया पे भी इफ़ेक्ट करेगा, उस कारण से भी उसका इवेपोरेशन बढ़ेगा घटेगा? देख लीजिए, मान लें कि एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर आपका ऐसा है, ठीक है, और तीसरा कंटेनर ऐसा है। तो सवाल ये है कि क्या इवेपोरेशन का प्रोसेस सारे कंटेनर में सेम होगा या सब में अलग अलग होगा? तो जान लीजिए कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है आपका वो सब में अलग अलग होगा। यहाँ देखिए, इसके पास सरफेस एरिया कम है, ये ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ठीक है। तो इसका जो अपर सरफेस का जो एरिया है वो क्या है? कम है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन कम होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सब में इक्वल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, और इसका क्या है? इससे कम है तो इसमें कम होगा इससे। तो मतलब सबसे कम किस में हो गया? ए में। उससे कम किस में हुआ? सी में। और उससे ज़्यादा किस में हुआ? सी में। और सबसे ज़्यादा किस में होगा? बी में। अगर आप इवेपोरेशन को देखेंगे, कहेंगे कि सर सबसे ज़्यादा, अगर 3 कंटेनर दे दिया जाए आपको और तीनों में पूछा जाए कि इवेपोरेशन का प्रोसेस सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें इवेपोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना है। चलिए, अब चूँकि हम लोग का जो ये है हेडिंग है, वेपर प्रेशर के अंदर हम लोग देख रहे हैं इवेपोरेशन। इसके बाद जो टॉपिक हमारा आना है वो होगा वेपर प्रेशर। अब आप एक चीज़ और दिमाग में रखेंगे इस बात को कि वेपर प्रेशर, किसी भी ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। किसी भी ओपन तीनों कंटेनर आपका ओपन है, अगर आप चाहें कि इसमें अगर हम वेपर प्रेशर देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। वेपर प्रेशर को देखने के लिए आपको क्या करना होगा? कंटेनर को क्लोज करना होगा। कंटेनर को क्लोज, उसको पहले लिख लीजिए आप, फिर चलते हैं आगे हम लोग। देखिए, अब हम लोग वेपर प्रेशर को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। मैंने बताया आपसे कि जैसे ही जब भी आप वेपर प्रेशर देखेंगे तो क्लोज कंटेनर के अंदर ही वेपर प्रेशर आप देख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है। ठीक है, ये कैसा है? क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर, इसमें कोई सॉल्यूशन डाला हुआ है। कोई सॉल्यूशन इसके अंदर डाला हुआ है, कुछ जगह खाली है। आप एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहाँ भी कोई खाली जगह होती है वहाँ एयर भरा हुआ होता है। अब चूँकि बॉटल तो बंद है, कंटेनर तो क्लोज है, तो ये यहाँ जो होगा वेपर वो किसका होगा? इसी सॉल्यूशन का होगा। ये क्या है भाई? ये आपका सॉल्यूशन है ना? तो यहाँ जो वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, किसका बन रहा है? वेपर बन रहा है, इसी सॉल्यूशन का वेपर है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि इनिशियली जब आपने लिया सॉल्यूशन को, बंद किया इसको,
तो इनिशियली तो बड़ा फास्ट वेपर का फॉर्मेशन हुआ होगा। सॉल्यूशन जैसे आपने लिया है, कंटेनर को क्लोज किया है, उस वक्त तो ये पूरी जगह खाली थी, और खाली थी तो उस वक्त तो वेपर का फॉर्मेशन क्या हुआ, बड़ा फास्ट हुआ, तेज़ी से बना वेपर। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर है वो क्या हो जाएगा, कमने लगेगा, क्योंकि भरने लगा है, ये भर गया है पूरा वेपर से। और जब पूरी तरह से बन के पूरा पैक हो गया, अब क्या करेगा कि यही वेपर अपने इस सॉल्यूशन के ऊपर, ये जो वेपर बना है, जिस लिक्विड से बना है, उसके ऊपर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करने लगा। उसी प्रेशर को क्या कहते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, वीपी कहते हैं। बात समझ लीजिए, सॉल्यूशन लिया आपने, सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हुआ। इस प्रोसेस को जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। जब ये वेपर पुनः लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कि वेपोराइजेशन में और कंडेंसेशन दोनों के बीच में एक तरह का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब कि जितना तेज़ी से वेपर कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा वेपर में, उतना ही तेज़ी से ये वेपर कन्वर्ट हो रहा होगा लिक्विड में। मतलब इन दोनों के बीच एक तरह का इक्विलिब्रियम हो गया। बात आ रही समझ में ना, कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच एक तरह का इक्विलिब्रियम आ गया। आप खुद से सोच के देखें ना कि अगर घर में आप चावल बना रहे हैं और पतीला के अंदर आपने उसको चावल को, पानी को गर्म करना शुरू किया, तो पानी वेपोराइज होता है, जाकर के ऊपर वाले ढक्कन से वहाँ जाके सब कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड के फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो वहाँ दोनों प्रोसेस हो रहा है, वेपोराइजेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है। कह रहा है क्या आपसे, देखिए कि सॉल्यूशन कन्वर्ट किया वेपर में, वेपर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया सॉल्यूशन के ऊपर, हम लोग उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं द प्रेशर exert sorry the pressure exerted by the vapor on its liquid at a given temperature is called vapor pressure। इसको नोट कीजिए। एक चीज़ देखिएगा इसमें कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस। जितना अपर सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। क्लियर? आगे एक चीज़ और लिख लीजिएगा, एक पॉइंट, ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स ऑन अपर सरफेस ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। अब आप एक चीज़ और देखें कि इसी वेपर प्रेशर से रिलेटेड है आपके पास रॉल्स लॉ। क्या है? रॉल्स लॉ। अब देखिए आपके पास जो सॉल्यूट है वो क्या है, दो तरह का है, एक वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल उसको कहते हैं जो क्या हो, उड़ने का कैपेसिटी जिसमें ज़्यादा हो। नॉन वोलेटाइल उसको कहते हैं जो नहीं उड़ता हो। अब आप देखें एक चीज़
कि कौन ज़्यादा वोलेटाइल होगा और कौन कम वोलेटाइल होगा। तो डेफिनेटली ज़्यादा और कम की जब बात आएगी तो देखना होगा हमको कि किसके किसके बीच में फोर्स कितना कितना लग रहा है। जैसे अगर वाटर के मॉलिक्यूल आप लेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो आप एक चीज़ जानते हैं बहुत अच्छे से कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ये H2O के मॉलिक्यूल हैं, किससे जुड़ा हुआ होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन अगर आप अल्कोहल की बात करें, C2H5OH के मॉलिक्यूल हैं, ये किससे जुड़ा हुआ होता है? यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। ये भी क्या होता है भाई, इसके बीच में भी H बॉन्ड पाया जाता है। अब आप क्या करें कि ईथर ले लीजिए। ईथर क्या है? C2H5O C2H5 डाईइथाइल ईथर हो गया। वहाँ पे क्या है? वहाँ वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल नेचर में तो कंपेयर स्टडी है सबका। अब देखिए अगर इससे इसकी तुलना करेंगे तो जो वोलेटाइल नेचर है इसका ज़्यादा है, इसका कम है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक H2O मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके पास एक मॉलिक्यूल 4 डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जबकि C2H5OH के केस में, C2H5OH के केस में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल हो गया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या है भाई? स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब आप देखें कि वोलेटाइल नेचर H2O का क्या होगा? कम होगा। उससे ज़्यादा किसका होगा? C2H5OH का होगा। और उससे ज़्यादा किसका होगा? C2H5O C2H5O C2H5 का होगा। मतलब कि सबसे कम कौन उड़ेगा? H2O, वाटर। उससे कम, उससे ज़्यादा अल्कोहल, और उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ईथर। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आधार पे हम लोगों को एक लॉ पढ़ना है, एंड दैट लॉ इज़ कॉल्ड रॉल्स लॉ। क्या कहेंगे उसको हम लोग? रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ हम लोग वोलेटाइल के लिए भी पढ़ेंगे और नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ेंगे, और फिर इससे रिलेटेड आगे हम लोगों को देखना है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग।